हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉडी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी, तो क्लास 12th की बायोलॉजी में अभी तक हमने पढ़ चुका है हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे डियर स्टूडेंट। आज इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या क्या पढ़ा था उसको हम जरा एक बार समझ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने जाना कि ह्यूमन में डिजीज क्या क्या होते हैं। हमने बात किया बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, काफी डिटेल में डियर स्टूडेंट हमने डिस्कस करा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। आज हम डियर स्टूडेंट जो बात करेंगे नेक्स्ट बीमारी यानी कि कैंसर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंसर के बारे में। तो देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डियर स्टूडेंट। आप लास्ट तक बने रहेंगे सेशन के। तो हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा, कैंसर जो होता है एक वायरल डिजीज है, तो काफी खतरनाक बीमारी के रूप में जाना जाता है। लाइलाज बीमारी ऐसा कोई कहा जाता है। तो आपको काफी डिटेल में कैंसर के बारे में समझ में आएगा। तो आई होप डियर आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपको चीजें काफी तह तक समझ में आए। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में, ध्यान से देखना। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर के बारे में, कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि कैंसर में होता क्या चीज है, ध्यान से देखेंगे। तो बात करें अगर हम कैंसर की, तो इसको समझने के लिए हम कुछ चीजें समझ लें। जैसे आपको यहाँ पे कुछ हम सेल बना रहे हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन सेल है। सपोज करो डियर स्टूडेंट, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की सेल है। ये क्या है आपका एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है। नॉर्मल ह्यूमन सेल, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? नॉर्मल ह्यूमन सेल दिखाई दे रहा है। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। नॉर्मल ह्यूमन सेल में कुछ है ऐसी चेंजेस के कारण ये जो सेल का शेप है, जो आप नॉर्मल तरीके से देख पा रहे हैं, ये कुछ अलग तरीके से यानी कि कुछ इस प्रकार से अलग ढंग से दिखाई देने लगता है। कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लग रहा है। हाँ या ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं डियर स्टूडेंट? तो पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। आखिर हुआ क्या डियर स्टूडेंट? ये जो प्रक्रिया हुई है, जो प्रोसेस हुई है, चेंजेस जो हुआ है, किसके कारण हुआ? ये ड्यू टू द म्यूटेशन। हाँ या ना? यानी कि म्यूटेशन के कारण क्या हुआ कि जो आपका नॉर्मल सेल था, ये नॉर्मल सेल ना होकर के ये कैंसरस सेल में तब्दील हो गया। तो इसको हम डियर स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? कैंसरस सेल। कहने का मतलब नॉर्मल सेल ऐसी थी और कैंसरस सेल इस तरीके से दिखाई देने लगा। आखिर इसमें हुआ क्या? म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, इसको हम डिटेल में समझते हैं। लास्ट तक बने रहना डियर स्टूडेंट। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि डियर स्टूडेंट, जो आपका नॉर्मल सेल है, ध्यान से देखना, जो आपका नॉर्मल ह्यूमन सेल है, इसमें क्या होता है, इसको पेट्री डिस्क में रखा जाए। अगर इसको हम पेट्री डिस्क में रखें, तो पेट्री डिस्क का मतलब कि जब सेल का कल्चर किया जाता है तो उसको पेट्री डिस्क में रखते हैं। तो इसको जब हम पेट्री डिस्क में रखते हैं तो आपस में सेल क्या कर जाती है? डिवीजन करती रहती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि ये डिवीजन करना बंद कर देता है। तो कुल मिलाकर के ये प्रॉपर्टी जो होती है, इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ध्यान देना, यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है, ये कहां पर पाई जाती है? ये नॉर्मल ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होती है। यानी कि जो नॉर्मल ह्यूमन सेल है उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जा रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मींस बहुत सारे सेल इस तरीके से डिवीजन कर रही है। एक अवस्था ऐसी आती है, ये डिवीजन करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहा करते हैं। जबकि अगर हम कैंसरस सेल की बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम इसको कल्चर में करें, इसको हम कल्चर मीडियम में रखें पेट्री डिस्क में, तो क्या होगा देखते हैं। ये इस तरीके से डिवीजन करती जाती है।
एक अवस्था ऐसी आती है डिवीजन करना बंद ही नहीं करती। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है। ये क्या कर रहा है कि डू नॉट शो द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कुल मिलाकर के डिवीजन कर रहा था डिवीजन करते जा रहा था। एक अवस्था ऐसी देखी गई कि ये सिर्फ बहुत सारा गांठ के जैसा यानी कि ट्यूमर बना लिया। कुल मिलाकर के इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूमर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ट्यूमर सेल यानी कि ट्यूमर कहा करते हैं। ये किसमें देखा गया, कैंसरस सेल में देखा गया। यानी कि जब हमने कैंसरस सेल को कल्चर किया तो इसमें क्या हुआ, डू नॉट शो, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, डू नॉट शोज द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हाँ या ना, कहने का मतलब कि इसमें कैंसरस सेल में क्या हो रहा है कि कांटेक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं होती है, जिसके कारण ये लगातार विभाजन करता जाता है लगातार डिवीजन कर रहा होता है। मतलब कि इसको हम इमोर्टल सेल भी कहा करते हैं। तो थोड़ा सा हम ट्यूमर के बारे में समझना लाजमी है, क्योंकि ट्यूमर के बारे में जब जानेंगे तभी जाके आगे हम कैंसर के बारे में समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम ट्यूमर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर तो नॉर्मल सेल का फंडा समाप्त है कि नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो रहा है, हाँ या ना। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब आपस में सेल क्या कर रही है, डिवीजन करते जा रहे हैं ना। नॉर्मल सेल डिवीजन कर रही होती है। तो एक अवस्था ऐसी आती है जो डिवीजन करना बंद कर देती है, इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कहा करते हैं। जबकि कैंसरस सेल में ऐसा नहीं हो रहा है, डिवीजन तो हो रहा है लेकिन लगातार डिवीजन कर रहा है। और एक जगह पर ऐसा डिवीजन किया जिससे क्या बन गया, ट्यूमर सेल बन गया। क्या बन गया, ट्यूमर बन गया, हाँ या ना। तो हम ट्यूमर के बारे में डियर स्टूडेंट समझते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी डियर स्टूडेंट। तो आगे का हम टॉपिक कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। तो इसमें हमको समझना जरूरी क्या है ट्यूमर के बारे में। तो समझते हैं ट्यूमर क्या है। तो हेडिंग आप डालेंगे ट्यूमर। तो बात करते हैं हम अपना ट्यूमर के बारे में, ध्यान से देखना। ये जो ट्यूमर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूमर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। देयर आर द टू टाइप ऑफ ट्यूमर। नंबर फर्स्ट टाइप जो होता है इसको क्या कहते हैं, मलिग्नेंट ट्यूमर। मलिग्नेंट ट्यूमर। सेकंड जो होता है वो आपका बेनाइन ट्यूमर, हाँ या ना। तो डियर स्टूडेंट, हमने जाना क्या कि जो ट्यूमर है दो टाइप का है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा क्या है, बेनाइन ट्यूमर। तो इन ट्यूमर के बारे में हम समझते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है और बेनाइन ट्यूमर क्या है। तो इसको हम इधर रब कर देते हैं। इसको हम समझते हैं कि आखिर आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, देन हम समझेंगे बेनाइन ट्यूमर क्या होता है। तो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये ऐसा ट्यूमर होता है कि लगातार इस तरीके से डिवीजन करता जाता है। सपोज करो अगर यहाँ पर ब्लड कैपिलरी है, रुधिर वाहिनी है बॉडी में, तो होगा क्या कि यहाँ से ये डिवीजन कर करके यहाँ से ब्रेक होकर के ब्लड कैपिलरीज के अंदर घुस जाएगा, हाँ या ना। अब जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरी में जाएगा और यहाँ से स्प्रेड होते हुए जहां पर ये जाएगा वहां पर भी क्या करने लगेगा, ट्यूमर काजेस करने लगेगा। इस तरीके से ट्यूमर फॉर्म करेगा, हाँ या ना। जहां स्प्रेड हो रहा होगा वहां क्या होगा, इस तरीके से ट्यूमर काज कर रहा होगा। क्या काज कर रहा होगा, ट्यूमर काज कर रहा होगा। यहाँ पर जो ट्यूमर स्प्रेड होकर के पहुंचा, इस जो प्रोसेस को, स्प्रेड होने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, मेटास्टेसिस कहते हैं। आप इसको जानते रहेंगे।
दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। दैट इज द tumor cell spread from one cell to another cell, and this is the called the metastasis process. The tumor cell spread from one position to another position. ऐसा भी कह सकते हैं, the tumor cell spread from one position to another position is called as metastasis process. यानी कि जो ट्यूमर सेल है यहाँ से टूटा ब्लड के फ्लो से और जहां जहां पे जा रहा है वहां वहां क्या कर रहा है, इस तरीके से ट्यूमर फॉर्म कर रहा है। ये जो प्रोसेस है इसको हम मेटास्टेसिस कह रहे हैं। और जो मेटास्टेसिस की प्रोसेस होती है ये किसमें देखी जाती है? ये कैंसर सेल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है डियर स्टूडेंट, इसको समझे रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल की, दैट इज द मेटास्टेसिस। जबकि जो बेनाइन ट्यूमर होता है इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर जो यहाँ पर सपोज करो ट्यूमर बन रहा है, बेनाइन ट्यूमर यहाँ पर बना, तो ये बेनाइन ट्यूमर डू नॉट बी स्प्रेड, ये स्प्रेड नहीं होता है। ध्यान देना, ये नॉर्मल ट्यूमर होता है, नॉर्मल ट्यूमर होता है, यानी कि कैंसर सेल वाला ट्यूमर नहीं है। अगर पूछे कैंसर सेल में कौन सी ट्यूमर होती है, कैंसर में कौन सा ट्यूमर देखा जाता है, तो वहां पर क्या कहते हैं? दैट इज दी मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या नाम देते हैं इसको हम? मैलिग्नेंट ट्यूमर कह रहे होते हैं। हाँ यार, क्या कहा करते हैं डियर फ्रेंड? मैलिग्नेंट ट्यूमर। कहने का मतलब ये जो ट्यूमर है इसको कह सकते हैं डू नॉट स्प्रेड। जैसा कि हमने बताया भी, ये क्या होगा? डू नॉट स्प्रेड डाउन टूवर्ड्स, ये स्प्रेड नहीं होता है। आपका जो बेनाइन ट्यूमर होगा ये स्प्रेड नहीं होगा, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा ये क्या होगा? आपका स्प्रेड होगा। अब जो स्प्रेड होने की जो प्रोसेस होगी, जो प्रक्रिया होगी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कह रहे हैं? मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? मेटास्टेसिस कह रहे होते हैं। हाँ या ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि जो आपने जाना कि यहाँ पर एक ये जाना तो ट्यूमर है दो टाइप का है, एक तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, देन सेकंड बेनाइन ट्यूमर है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी देखी जा रही है जो ये स्प्रेड होता जा रहा है, लगातार ट्यूमर बना करके ब्लड कैपिलरी के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। जो कि बेनाइन ट्यूमर डू नॉट स्प्रेड, बेनाइन ट्यूमर में स्प्रेड नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर बेनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो हम जान रहे हैं कि जो कैंसरस सेल में जो ट्यूमर पाया जा रहा है वो कौन सा ट्यूमर बनेगा? वो आपका दीज आर दी मैलिग्नेंट ट्यूमर बन रहा होगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसर सेल की कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगर कैंसर सेल की और क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, फिर ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से कैंसर सेल कुल मिलाकर के जो कैंसर सेल है वो आपका डिवीजन करना बंद ही नहीं करता, मतलब कि लगातार डिवीजन करता जाता है। इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इसी प्रॉपर्टी को हम दैट इज द इमोर्टल सेल बोलते हैं। कि कैंसर क्या होता है? इमोर्टल सेल। हाँ, ये क्या होती है? इमोर्टल सेल होती है। यानी कि इमोर्टल सेल का मतलब लगातार विभाजन करती जाती है, ये विभाजन करना बंद ही नहीं करता है। ये इसकी क्या होती है? एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज होती है किसकी? आपके कैंसर सेल की। हम दोनों में समझते हैं, अपना भी ह्यूमन सेल में भी और कैंसर सेल में भी क्या होता है, कैसे होता है, दोनों को जानते हैं। तो देखते हैं। जैसे सपोज करो डियर फ्रेंड, ये नॉर्मल सेल है। सपोज करो ये क्या है? नॉर्मल सेल है। अब नॉर्मल सेल में क्या होता है कि जैसे आपको पता है हम लोगों में जो सेल डिवीजन होता है, सपोज करो ये कोशिका है, हाँ है ना, डिवाइड करेगी, इसमें न्यूक्लियस में भाई क्रोमोसोम भी डिवाइड करेगा, हाँ है ना।
इस तरीके से डिवीजन होता रहेगा। 1 से 2 सेल बन जाएगी, है ना, 2 से 4 सेल, इस तरीके से क्या होगा, डिवीजन होता रहेगा, आपको पता है। इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है ये एक नॉर्मल सेल में हो रहा है, जैसा कि हमने बताया भी है कि क्या है, नॉर्मल सेल में डिवीजन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है दीज आर दी नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल में जो डिवीजन होता है ये लगभग कहा जाता है ऐसा 10 टाइम्स, दैट इज द 10 टाइम्स तक डिवीजन देखा जा सकता है, दैट इज द 10 टाइम्स, लगभग 10 टाइम्स 10 बार ऐसा कर सकते हैं, 10 टाइम्स डिवीजन हो रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा बात करें 10 टाइम्स। लेकिन कैंसरस सेल में ऐसा नहीं होता, क्यों 10 ही टाइम होता है भाई, क्यों 10 बार डिवीजन, क्यों 10 टाइम, कुल मिलाकर के इसमें डिवीजन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक अवस्था ऐसी आएगी डिवीजन होना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? आपको पता है जो क्रोमोसोम होता है उसके टिप पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टीलोमेयर कहते हैं, है ना। जो क्रोमोसोम का टिप पॉइंट है इसको बोला जाता है टीलोमेयर। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, टीलोमेयर कहते हैं, है ना। आपने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में इसको जाना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। अब जो आपका जो टीलोमेयर होता है नॉर्मल सेल में क्या होता है, लगातार डिवीजन करता जाता है और टीलोमेयर स्प्रेड होता रहता है, दे आर द टीलोमेयर टू ब्रेक डाउन एंड द सेल डिवीजन प्रोसेस। कुल मिलाकर के जो टीलोमेयर होता है ये ब्रेक डाउन होता है नॉर्मल सेल में, क्या होता है, ब्रेक डाउन होता जाता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का जो साइज होता है छोटा होता जाता है। ध्यान रहे यहाँ पर किस तरीके से क्रोमोसोम का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। एक अवस्था ऐसी आएगी ये क्या कर जाएगा, डेड कर जाएगा, कहने का मतलब एक अवस्था तक ही ये डिवीजन करेगा, समझ पा रहे हैं। कुल मिलाकर मोर्टल सेल होती है, ये मोर्टल सेल का मतलब ये अमर कोशिका नहीं है, एक अवस्था तक ही डिवीजन करेगा, जितनी इसमें क्षमता होगी उससे ज्यादा डिवीजन ये नहीं करेगा। जबकि अगर हम यहीं पर कैंसरस सेल की बात करें, अगर हम कैंसरस सेल को लें तो थोड़ा सा देखते हैं कैंसरस सेल में क्या देखा जा रहा है। ये सपोज करो कैंसरस सेल है, क्या है ये कैंसरस सेल है ना, कैंसर सेल। अब कैंसर सेल में क्या होगा, ये लगातार विभाजन कर रहा होगा, ध्यान से देखना, इस तरीके से 1 से 2 ना, इस तरीके से क्या कर रहा होगा डियर स्टूडेंट, डिवीजन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ये डिवीजन करना बंद नहीं करता है, ये लगातार डिवीजन करता जाता है करता जाता है, डिवीजन करना प्रोसेस बंद ही नहीं होता, डिवीजन का प्रोसेस। इसीलिए इसी को बोलते हैं इमोर्टल सेल, यानी जो कैंसरस सेल है ये क्या है आपका इमोर्टल सेल होता है। इमोर्टल सेल का मतलब कि ये डिवीजन करना बंद नहीं करता, यानी कि ये अमर कोशिका है, इसको क्या कहते हैं, इमोर्टल 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 सेल कहा करते हैं। हिंदी में क्या कहा करते हैं इसको हम, अमर कोशिका कहा करते हैं, हाँ या ना, क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, अमर कोशिका कहा करते हैं। लगातार डिवीजन करता जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें टीलोमेयर जो टीलोमेयर होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। क्यों ब्रेक डाउन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक एंजाइम रिलीज होता है, उस एंजाइम का नाम है टीलोमरेज एंजाइम। ध्यान से देखना, ये जो टीलोमरेज एंजाइम होता है ये निकल रहा होता है, जिसकी वजह से ये जो टीलोमेयर का टिप होता है ये ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक डाउन नहीं होता है, डू नॉट बी ब्रेक डाउन इन द कैंसरस सेल। कैंसरस सेल में ब्रेक डाउन ना होने के कारण लगातार विभाजन करता जाता है करता जाता है करता जाता है, समझ पा रहे हैं। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम, इमोर्टल सेल कहते हैं। इमोर्टल सेल मींस अमर कोशिका होती है, ये विभाजन करना बंद ही नहीं करती। मतलब कि हमने ये भी जान लिया कि आखिर ट्यूमर सेल क्यों लगातार डिवीजन कर रही है, क्योंकि वहां पर क्या है, इमोर्टल जीन पाया जा रहा है, इमोर्टल सेल है, लगातार डिवीजन करेगा। जबकि बेनाइन ट्यूमर एक समय तक चीजें देखी गई, यानी कि वहां पर क्या होता था, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भी समझ पाया कैंसर सेल में नहीं थी, जिसकी वजह से डिवीजन लगातार करती जा रही थी करती जा रही थी करती जा रही थी और ट्यूमर बना रही थी,
हाँ या ना। ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली देखा जाए तो, जबकि नॉर्मल सेल में ऐसा नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे इसको समझने के लिए और इसको डिटेल में डेप्थ में समझने के लिए मोटर सेल का एग्जांपल अगर हम ले तो थोड़ा सा अगर हम आपको समझाएं आखिर मोटर सेल है कौन, इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल जो है आपका हाला सेल है। आपने इसका नाम सुना होगा जरूर डियर स्टूडेंट। इसका जो एग्जांपल है दीज आर दी हेला सेल। हाँ या ना, हेला सेल समझते हैं हेला सेल क्या है, ध्यान से देखना। हेला सेल जो है बेसिकली एक पेशेंट से निकाला गया है। पेशेंट का नाम जो है बात करें तो पेशेंट नेम जो है, इनका जो नाम है हेनरीटा लैक इनका नाम है। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? हेनरीटा लैक इनका नाम है। क्या नाम है डियर स्टूडेंट का, याद रखेंगे हेनरीटा लैक। यहाँ पे जो हेनरीटा लैक्स है इनको क्या था कि सर्विक्स का कैंसर था। ध्यान से देखेंगे, कहने का मतलब हेला सेल है ये पेशेंट से लिया गया है। एक पेशेंट है जिनका नाम हेनरीटा लैक है। ये जो हेनरीटा लैक है एक लेडीज है, इनको एक कैंसर था और ये जो इनको कैंसर की बीमारी थी वो कैंसर कौन सा था, सर्विक्स का कैंसर था। ध्यान से देखेंगे दैट इज द सर्विक्स कैंसर था, सर्विक्स कैंसर था इनको। ये जो इनको सर्विक्स कैंसर था इसको हम अथवा क्या नाम देते हैं, यूटेराइन कैंसर भी कहते हैं, यूटेराइन कैंसर। कुल मिलाकर के इनके यूट्रस में कैंसर था, गर्भाशय में कैंसर था। और ध्यान से देखना ये जो यूट्रस में कैंसर होने के कारण ये डेथ कर गई थी। ध्यान देना ये क्या कर गई थी, इनकी डेथ हो गई थी इसके कारण। और इसकी खोज करने वाले साहब जो है इनका नाम याद रख लेना। इसकी जो डिस्कवरी की है हेला सेल की, यानी कि हेला सेल इट वाज डिस्कवर्ड बाय इसकी खोज करने वाले जो साहब है वो लगभग 1951 में इसको खोज की, जिनका नाम है जॉर्ज गे। ध्यान से देखना जॉर्ज गे जो साहब है, जॉर्ज गे साहब जो है इन्होंने क्या किया है, हेला सेल की डिस्कवरी की है। यानी कि हेला सेल की खोज करने वाले जो साहब है, जो वैज्ञानिक है, जॉर्ज गे है। हाँ या ना, जॉर्ज गे आपके क्या है, दीज आर दी डिस्कवर्ड बाय हेला सेल। और कब किया था, 1951 में। ध्यान से देखना। तो डियर स्टूडेंट इसमें हमने जाना क्या कि जो हेला सेल होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी की सेल है, यानी कि हेनरीटा लैक सेल। हेनरीटा लैक एक लेडीज है, इनसे निकाला गया। और बेसिकली निकाला कौन, जॉर्ज गे ने निकाला। और 1951 में अभी भी अगर बात करें तो हेला सेल लैब में प्रेजेंट है। अभी भी हेला सेल से बहुत सारी डिस्कवरी की जाती है, बहुत सारी खोज करने के लिए, बहुत सारी जेनेटिक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, कैंसर की दवा के बारे में बेसिकली बात करें तो जानने के लिए हेला सेल की आवश्यकता होती है। आज भी हेला सेल ऐसे लैब में रखा गया है, लगातार डिवीजन कर रहा है, डिवीजन करना बंद ही नहीं होता, क्योंकि ये अभी भी ये क्या है, मोटर सेल है, क्योंकि कैंसर सेल का एग्जाम्पल है। आप इसको याद रखेंगे। और जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए, बहुत सारी चीजें के बारे में खोज करने के लिए हेला सेल की मदद ली जाती है। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेल्प ली जाती है वो कब ली जाती है, वो आपके कैंसर सेल का जब मेडिसिन के बारे में काम करते हैं साइंटिस्ट, तो कहीं ना कहीं हेला सेल को लेकर के देखते हैं। क्योंकि भाई आपको पता है अब हेला सेल को लेंगे, उसको समझेंगे, या फिर कैंसर सेल किस तरीके से डिस्ट्रॉय होगा उसके बारे में चीजों को समझेंगे अच्छे से, इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो अलग अलग साइंटिस्ट इसको अपना डिस्कवरी कर सकते हैं। तो हेला सेल इस तरीके से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी इसके ऊपर साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। सोचो कितना साल हो गया, इतना साल पुराना जॉर्ज गे साहब ने खोजा था एक लेडी से हेनरीटा लैक सेल। हाँ इनको कहा जाता है, इनका नाम हेनरीटा लैक है, इसी को हम हेला सेल कह रहे हैं। इनका पेशेंट है, बीमार पेशेंट है। अरे भाई इन्हीं को हुआ था क्या, कैंसर,
कौन सा कैंसर? सर्विक्स में कैंसर था, बेसिकली इसको हम यूटेराइन कैंसर बोल रहे हैं, यूट्रस का कैंसर। और यूट्रस का कैंसर जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आगे हम जानेंगे इसको भी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हेलिनिकल लाइक सेल, जिसको हेला सेल बोल रहे हैं, ये आपका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है किसका? कैंसरस सेल का एग्जांपल है। आई होप आपने इसको समझा कि कैंसर सेल किस तरीके से लगातार डिवीजन कर रहा है, हाँ या ना? लगातार डिवीजन कर रहा होता है और डिवीजन कर करके किस तरीके से अपनी संख्या को बढ़ा रहा होता है। समझ पा रहे हैं? आई होप आपको डिवीजन चीजें समझ में आ रहे होंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं कैंसर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैंसर के हम टाइप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। कैंसर का फिर टाइप क्या क्या होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। क्या डालेंगे डियर स्टूडेंट? कैंसर का टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रकार क्या क्या होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। कैंसर का क्या क्या टाइप होता है, क्या क्या प्रकार होता है, ध्यान से देखें। जो कैंसर का टाइप होता है, बेसिकली देयर आर दी few important types of कैंसर। बात करें जो पहला टाइप है कैंसर का, दैट इज द कार्सिनोमा कैंसर। पहला जो होता है कार्सिनोमा, जो कि कार्सिनोमा कैंसर सबसे ज्यादा देखा जाता है, या सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होता है इन्हीं लोगों का होता है, कार्सिनोमा कैंसर हुआ रहता है। आखिर कार्सिनोमा कैंसर होता कैसे है, कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से देखेंगे। जब कैंसर आपके एपिथेलियल टिश्यू में हो, ध्यान देना, कहां पे हो कैंसर? कैंसर कहां पर देखा जाए? एपिथेलियल, हाँ है ना, एपिथेलियल टिश्यू में, बेसिकली रिलेटेड टू स्किन, स्किन से रिलेटेड है। ध्यान से देखेंगे, जब एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो, कुल मिला करके इसको हम स्किन कैंसर भी कह सकते हैं। त्वचा का कैंसर आपका जो होता है वो कौन सा कैंसर कहलाता है? कार्सिनोमा वाला कैंसर कहलाता है। ध्यान देना, कार्सिनोमा का जो कैंसर होता है इसको स्किन कैंसर कह रहे होते हैं। इसमें और बात करें स्किन के अलावा ब्रेस्ट में भी कभी कभी हो जाता है, तो लगभग इसी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं इसका एग्जांपल, जैसे ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, हाँ है ना, ब्रेस्ट कैंसर भी इसी के अंतर्गत आएगा, हाँ या ना। ब्रेस्ट कैंसर भी क्या होगा आपका कार्सिनोमा कैंसर के अंतर्गत ही देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। और कार्सिनोमा कैंसर लगभग देखा जाए तो कितना प्रतिशत लोगों में पाया जाता है? 80% पॉपुलेशन में जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है? कार्सिनोमा कैंसर। आप इसको जानते रहेंगे, यानी कि ऐसा कैंसर जो स्किन में हो उसे हम कार्सिनोमा कैंसर कहेंगे। और बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू में देखा जाएगा, जैसे ब्रेस्ट में हो सकता है ना, बहुत सारी जगहों पर, माउथ में, स्किन पर, स्किन में बहुत सारी जगहों पर आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ हो सकता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अगर इन द स्किन। नेक्स्ट कैंसर की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो अगला जो टाइप होता है इसको बोलते हैं सार्कोमा कैंसर, हाँ या ना, सार्कोमा कैंसर होता है नेक्स्ट। अब जो सार्कोमा कैंसर होता है, ये जो सार्कोमा कैंसर होता है, ध्यान देना, जो सार्कोमा कैंसर होता है ये बेसिकली आपके लंग्स में जैसे हो गया ना, स्टमक में हो गया, पैंक्रियाज में हो गया ना, कैंसर ऑफ टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ध्यान देना, कहने का मतलब कि सार्कोमा कैंसर वहां पर होगा मेसोडर्म में, ध्यान देना, जो मेसोडर्म से ओरिजिन हुआ हो। कैंसर ऑफ सार्कोमा विच derived from मेसोडर्म, मेसोडर्म यानी कि
वे सभी ऑर्गन जो मेसोडर्म से डिराइव्ड हो, उनमें कौन सा कैंसर देखा जाएगा? सार्कोमा कैंसर होगा। अगर बात करें जैसे आपके लंग्स में हो गया, लंग्स मेसोडर्म से डिराइव्ड है, अब फेफड़े में हो सकता है कैंसर, सार्कोमा कैंसर कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपके पैनक्रियाज में हो सकता है ना, स्टमक में भी ले सकते हैं, स्टमक में हो सकता है, पैनक्रियाज में हो सकता है ना, हाँ या ना। यहाँ पर जो लंग्स में जब कैंसर देखा जाएगा, स्टमक में देखा जाएगा, पैनक्रियाज में देखा जाएगा, तो ये जो डिराइव होते हैं मेसोडर्म से, यानी मेसोडर्मल इन ओरिजिन, कुल मिलाकर के मेसोडर्मल इन ओरिजिन वाले जो ऑर्गन्स हैं, उसमें जो कैंसर होता है वो कौन सा कैंसर देखा जाता है? सार्कोमा कैंसर देखा जाता है। ध्यान देना, कौन से टाइप का कैंसर होता है उसमें? सार्कोमा कैंसर। नेक्स्ट कैंसर की बात करें, नंबर 3 जो आपको पढ़ना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ल्यूकेमिया कैंसर जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। 3 होता है ल्यूकेमिया होता है। क्या होता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया होता है। जो ल्यूकेमिया होता है डियर, इसको क्या कहते हैं? हम ब्लड कैंसर कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड कैंसर, यानी कि खून वाला कैंसर, उधर वाला कैंसर जो होता है जिसको ब्लड कैंसर, उसके लिए टर्म क्या है? ल्यूकेमिया। यानी कि ल्यूकेमिया जब होगा उसको ब्लड कैंसर कहेंगे। जब सार्कोमा होगा यानी कि लंग्स में सपोज करो कैंसर हो गया, फेफड़े में कैंसर ना, अगर फेफड़े के अलावा बात करें स्टमक में, आमाशय में, पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन की डिफरेंट पार्ट्स में तो कैंसर देखा जाएगा, तो वो कौन सा कैंसर होगा? वो होगा आपका सार्कोमा कैंसर। बेसिकली इसमें जो मेसोडर्मल इन ओरिजिन वाले अंग होंगे, ऐसे अंग जो मेसोडर्म से डिराइव्ड होंगे। मेसोडर्म का मतलब आपको पता होगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन जब बात करते हैं डेवलपमेंट की स्टेज की, तो वहां पर एम्ब्रियो मेम्ब्रेन पाई जाती है भाई, जो उसको काट करके देखते हैं उसका टीए सेक्शन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, दीज आर द मिडिल लेयर। तो उसी से डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं? डिराइव होते हैं। यहाँ तक कि ब्लड भी इसी से डिराइव होता है, मेसोडर्म इन ओरिजिन होता है। तो वहीं से जो ऑर्गन ओरिजिनेट होते हैं उसमें कौन सा होता है? सार्कोमा कैंसर देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में जो कैंसर होता है वो कौन सा कैंसर? कार्सिनोमा कैंसर होता है। लगभग इसकी मात्रा कितनी है? 18%, 80% जो कैंसर होता है वो त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। आई होप आपको डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं कैंसर में। आगे हम करते हैं डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं कैंसर अगर होता कैसे है। ध्यान से देखना, बहुत हुआ कैंसर के टाइप के बारे में, बहुत हुआ ट्यूमर के बारे में, बहुत हुआ किस तरीके से ट्यूमर सेल ओरिजिनेट हो रही है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, हमने जाना कि किस तरीके से नॉर्मल सेल कैसा था, फिर म्यूटेशन हुआ, परिवर्तन से कैसे आपका नॉर्मल सेल कैंसर सेल में तब्दील हो गया ना। इन सब के पीछे आखिर कहानी क्या है, इन सबको जानने के लिए हमको जानना जरूरी है कि जो ह्यूमन में कैंसर होता कैसे है। ध्यान देना, कुल मिलाकर हम बात करने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ कैंसर की। हेडिंग आप कर लेंगे डियर स्टूडेंट, कॉजेज ऑफ कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर की हम बात करेंगे। तो बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ कैंसर की। तो कॉजेज ऑफ कैंसर की जो होता है, कैंसर की बीमारी किसके कारण होती है? जो कैंसर की बीमारी उत्पन्न करा रहा होता है, जिसके कारण कैंसर होता है, उसको क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? कार्सिनोजेन। यानी कि कार्सिनोजेन से क्या होता है? कैंसर होता है। कार्सिनोजेन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, इसके कई प्रकार होते हैं। इनको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। कहने का मतलब हमने क्या बताया कि ये नॉर्मल ह्यूमन सेल है। अब नॉर्मल ह्यूमन सेल का ये डीएनए है, और नॉर्मल ह्यूमन सेल के डीएनए के अंदर क्या होता है? एक जीन पाया जाता है, जीन को हम प्रोटो-ऑन्कोजीन कहते हैं। अब कार्सिनोजेन आने की वजह से, कार्सिनोजेन के कारण ये जो प्रोटो-ऑन्कोजीन होता है ये तब्दील हो जाता है किसमें?
ये आपका तब्दील हो जाता है किसमें, ओंकोजीन में। किसमें बदल जाता है, ओंकोजीन में बदल जाता है। किसमें बदल गया, ओंकोजीन में बदल गया, ओंकोजीन में तब्दील हो गया। अब इसी ओंकोजीन में तब्दील होने की जो प्रोसेस है, यानी जो ओंकोजीन बना लिया, इसी सेल को अब नॉर्मल सेल हम ना कह करके क्या कहेंगे, कैंसर सेल कहेंगे। इसी सेल को हम नॉर्मल सेल ना नाम दे करके क्या बोलेंगे, इसको हम कैंसर सेल कहा करेंगे। डियर स्टूडेंट, क्या कहा करते हैं इसको हम, कैंसरस सेल। यानी कि ओंकोजीन आने की वजह से सेल क्या हो गई, नॉर्मल से डिफरेंट हो गई, नॉर्मल से अलग हो गई, डिफर कर गई। और डिफर कौन किया, कार्सिनोजन किया। कहने का मतलब नॉर्मल सेल ऐसे था, इसमें प्रोटो ओंकोजीन था, कार्सिनोजन आने की वजह से जीन में म्यूटेशन हुआ, जीन में उत्परिवर्तन के कारण, परिवर्तन कौन कर रहा है, म्यूटेशन कौन कर रहा है, कार्सिनोजन, जिसकी वजह से कार्सिनोजन आगे चल के जब म्यूटेशन करेगा तो वो जो जीन होगा हमारा प्रोटो ओंकोजीन, किसमें बदल देगा उसको, ओंकोजीन में। यानी कि कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी होगी, जिसको हम नॉर्मल सेल ना दे करके नाम इसका कैंसरस सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, कैंसरस सेल। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम बना देते हैं। सपोज करो ये क्या है, आपकी कैंसरस सेल है ना। तो इसमें समझना क्या जरूरी है, वो कार्सिनोजन के बारे में समझना जरूरी है। आखिर जो कार्सिनोजन है, आखिर कार्सिनोजन कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि यही कार्सिनोजन क्या कर रहा है, हम लोगों में एक डीएनए पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में, उस डीएनए का नाम, उस डीएनए में एक जीन पाया जाता है। अब डीएनए तो बहुत सारे पाए जाते हैं, आपको पता होगा। उस डीएनए में एक जीन पाया जाता है जिसको हम प्रोटो ओंकोजीन बोल रहे होते हैं। वही प्रोटो ओंकोजीन क्या होता है, कार्सिनोजन आने की वजह से, कार्सिनोजन की वजह से क्या हो जाता है, किसमें बदल जाता है, किसमें तब्दील हो जाता है, ओंकोजीन में। और जब ओंकोजीन में हो जाएगा, इसको हम नॉर्मल सेल ना नाम दे करके क्या नाम देंगे, कैंसरस सेल नाम देंगे। डियर स्टूडेंट, क्या नाम देंगे इसको हम, कैंसरस सेल नाम देंगे। तो भाई जो प्रोटो ओंकोजीन था, ये जो ओंकोजीन्स में बदला, यानी कि जिसके लिए हमने इसको बोला कि ये सभी क्या हो गई हमारी कैंसरस सेल कहलाए, इसको हमने क्या नाम दिया, दी कैंसरस सेल नाम दिया। आखिर जो कार्सिनोजन के कितने टाइप होते हैं, इसको हम जरा समझ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन की, ध्यान से देखना। हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन, ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन। आखिर कार्सिनोजन के क्या क्या टाइप होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, इसकी जरा हम बात कर लेते हैं, ध्यान देना। तो कार्सिनोजन के अगर टाइप की बात करें तो इसका जो टाइप होता है, मेन इंपॉर्टेंट, देयर आर दी फॉलोइंग टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप है, यानी कि जो फिजिकल होता है, पहला जो होता है, दीज आर दी फिजिकल कार्सिनोजन होता है। सेकंड जो होता है आपका केमिकल होता है ना, केमिकल कार्सिनोजन हो सकता है। थर्ड जो हो सकता है आपका बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। थर्ड जो होता है, ध्यान से देखेंगे, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। तीसरा जो होता है बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं डिविजन फिजिकल कार्सिनोजन की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल कार्सिनोजन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जो फिजिकल कार्सिनोजन होता है, ये बेसिकली कितने टाइप होता है, देयर आर दी टू टाइप। कितने टाइप का होगा डियर स्टूडेंट, देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ फिजिकल कार्सिनोजन। नंबर फर्स्ट जो होता है आयोनाइजिंग कार्सिनोजन होता है, ध्यान से देखना। आयोनाइजिंग होता है, आयोनाइजिंग कार्सिनोजन होता है। सेकंड जो होता है नॉन आयोनाइजिंग होता है, नॉन आयोनाइजिंग कार्सिनोजन। यानी कि पहला आयोनाइजिंग है, सेकंड क्या है, नॉन आयोनाइजिंग कार्सिनोजन है। आयोनाइजिंग कार्सिनोजन क्या होता है, ध्यान से देखना। इसके अंतर्गत बात करें इसकी मैं एग्जांपल की, तो आपकी जो गामा रेज होती है, गामा रेज
होती है इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज होती हैं वो भी किसके अंतर्गत आती है, आइसो यानी कि आइसोनाइजिंग कार्सिनोजन के अंतर्गत आती है, यानी कि जो कि आपका फिजिकल है, फिजिकल जो बायो फैक्टर के द्वारा आएगा, यानी कि फिजिकल फैक्टर के द्वारा, फिजिकल मतलब बाहरी रूप से। अब जो कि आपको पता है अल्फा रेज यानी कि जिसमें हमने बेसिकली समझा गामा रेज एंड एक्स रेज के अंतर्गत आ रही है, अल्फा रेज भी आ सकती है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो नॉन आयोनाइजिंग में, नॉन आयोनाइजिंग रेज होती है यूवी रेज होती है आयना। अब यूवी रेज कहां से आती है आपको पता है, लाइट में होती है, सनलाइट में, यानी जो सनलाइट होती है उसमें क्या होता है, यूवी रेज होता है, यानी कि धूप में ज्यादा देर रहने की वजह से भी कैंसर हो सकता है। अपने यहाँ में नहीं देखा जाता, लेकिन अगर बात करें जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पर्सन को अपने भारत में बुलाए और उनको खूब सारा खेत में काम करवाए धूप में, तो भाई उनको स्किन का कैंसर होने का चांस हो सकता है। और किसके कारण होगा, ये फिजिकल म्यूटेशन, यानी कि जिसमें क्या है आपका नॉन आयोनाइजिंग रे की वजह से, यानी कि जो आपको धूप लगने की वजह से स्किन में जीन में क्या कर देगा, म्यूटेशन करा देगा। समझ पा रहे हो, जीन में म्यूटेशन कराने की वजह से त्वचा में कैंसर हो जाएगा, यानी कि यूवी रेज आने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि नॉन आयोनाइजिंग रे होती है, जो आयोनाइजिंग रे होती है, जैसे आप एक्सरे जब करवाने जाते हैं ना, जो गामा रे होती है, ये सभी जो रे होती हैं जब एक्सरे करवाने जाते हैं तो वहां पर ये आयोनाइजिंग रेज रिलीज होती है, जो कि फिजिकल कार्सिनोजन के अंतर्गत आते हैं। समझ पा रहे हैं, इनसे भी क्या होता है आपका कैंसर की बीमारी देखी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिजिकल कार्सिनोजन के बारे में कि आखिर आयोनाइजिंग रे क्या होता है एंड नॉन आयोनाइजिंग रे क्या होता है। आयोनाइजिंग रे के अंतर्गत अल्फा रेज एंड एक्स रेज, सॉरी गामा रेज, एंड नॉन आयोनाइजिंग के अंतर्गत हमने पढ़ा यूवी रेज, जो कि सनलाइट में प्रेजेंट हुआ करता है। नेक्स्ट बात करें डियर स्टूडेंट कि यानी कि जो आपका केमिकल म्यूटेशन होता है, इसकी हम बात करें तो कुछ मेडिसिन जो होती है वो भी क्या कर सकते हैं, कभी कभी कैंसर कर सकती है। समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, मतलब कि लेना ही नहीं चाहिए था। जैसे इसमें हम टोबैको को भी शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम किसको ले सकते हैं, टोबैको। टोबैको भी आपका क्या है, केमिकल है। टोबैको भी एक प्रकार का क्या है आपका केमिकल है। तो ये जो होगा केमिकल कार्सिनोजन के अंतर्गत आ रहा होगा, जो कि टोबैको से आपको पता है तंबाकू से माउथ का कैंसर होने का चांस रहता है, जो कि ये भी एक प्रकार का क्या है केमिकल कार्सिनोजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें हम बायोलॉजिकल कार्सिनोजन की, तो जो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन होता है, यानी कि ये जो कैंसर करेगा तो इसके लिए वायरस से होगा, हाँ है ना, वायरस से होगा। आखिर कौन सा वायरस है जो कार्सिनोजन के रूप में पढ़ा जाता है, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन के रूप में। फॉर एग्जांपल की बात करें तो ध्यान से देखना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, अभी हमने बात किया था पहले, यानी कि जो ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस होता है, ये क्या करता है डियर स्टूडेंट, ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस होता है ये क्या करता है आपका सर्विक्स में कैंसर करता है। ध्यान देना, इसको बोलते हैं यूटेराइन कैंसर। क्या करते हैं इसको, यूटेराइन कैंसर, यानी जो यूट्रस में कैंसर उत्पन्न करेगा, इसको हम एक ही नाम लिख देते हैं यूटेराइन कैंसर, हाँ है ना। यानी जो गर्भाशय में कैंसर उत्पन्न कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होगा, यानी कि जो कि बायोलॉजिकल कार्सिनोजन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। ध्यान से देखना, किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, दैट इज द बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, जो कि एक प्रकार का वायरस से होगा बीमारी,
अगर हम थोड़ा सा इसको हम समझे तो आप इसको समझ भी सकते हैं किस तरीके से ये कार्सिनोजन होगा। तो सपोज करो ये आपका क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। सपोज करो ये आपका क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ना। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस में क्या होंगे, वायरल का जीनोम होगा। सपोज करो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरल का जीनोम है और इस वायरल के जीनोम के अंदर एक जीन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पता है आपको, ओंकोजीन कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं डियर स्टूडेंट, वायरस में क्या होगा, ओंकोजीन होगा। अब ये जो पैपिलोमा वायरस अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, सपोज करो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करा यानी कि ह्यूमन सेल के अंदर, ये ह्यूमन सेल है तो ये प्रोटो ओंकोजीन इस तरीके से अंदर आ जाएगा, यहां से यहां पर ट्रांसफर हुआ, जिससे क्या होगा, ह्यूमन में कैंसर कर सकता है। समझ पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ओंकोजीन्स आ गया, किसमें आ गया, नॉर्मल ह्यूमन सेल में। यानी कि नॉर्मल ह्यूमन सेल में क्या हो गया, कार्सिनोजन आया, जो कि बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, जो कि पैपिलोमा वायरस आया, जिससे क्या होगा, यूटेराइन कैंसर होगा, यूट्रस का कैंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है आपका वायरस, यानी कि इस तरीके से कैंसर का वायरस क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, जिसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी जो कि बायोलॉजिकल कार्सिनोजन के अंतर्गत आ रहा होता है ना। तो जो ह्यूमन सेल है वो कैंसर सेल में रह जाएगी, बेसिकली सिंपल सी बात है। तो एक बार फिर से हम आगे लगते हैं, हमने बात की टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन की। तो टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन में हमने देखा कि फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। फिजिकल में हमने समझा कि आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में समझा अल्फा रेज, एक्स रेज ना, गामा रेज के बारे में समझा, किस तरीके से कैंसर परफॉर्म किया। नेक्स्ट हमने देखा कि फिजिकल कार्सिनोजन में आयनाइजिंग रे की बात की। आयनाइजिंग रे में हमने जाना कि इसके अंतर्गत आपका यूवी रेज आया। केमिकल फैक्टर में हमने देखा कि टोबैको वायरस, यानी कि जिस तरीके से तंबाकू में से होता है केमिकल, तंबाकू खाने से केमिकल कार्सिनोजन के रूप में फैल रहा होगा। नेक्स्ट बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में हमने वायरस की बात की, जिसमें हमने जाना किस वायरस की बात करी, बेसिकली हमने बात किया किस वायरस के बारे में, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि सर्विक्स का कैंसर, सर्विक्स में कैंसर की बीमारी उत्पन्न करा। कैसे करा, जो ओंकोजीन्स था ट्रांसफर हुआ किसमें, नॉर्मल ह्यूमन सेल में, जिससे नॉर्मल ह्यूमन सेल किसमें बदल गई, कैंसरस सेल में तब्दील हो गई। ध्यान से देखेंगे डिविएशन, मतलब कि कैंसर में कोई भी टॉपिक हमको छोड़ना नहीं है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, कैंसर के डायग्नोसिस की हम बात कर लेते हैं। ध्यान देना, आखिर कैसे पता लगाएंगे आप, ध्यान से देखना। अगर आप डॉक्टर सपोज करो बन गए तो आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कैंसर हुआ है, इसके लिए क्या क्या मेथड अपनाएंगे, क्या क्या विधि अपनाएंगे। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। नेक्स्ट हेडिंग बना लेना, डायग्नोसिस के बारे में ध्यान से देखना। डायग्नोसिस हम करेंगे, किस तरीके से हम इसको डायग्नोस करेंगे, ध्यान देना। डायग्नोसिस किसका करने जा रहा है, कैंसर का। ध्यान से देखना, ट्रीटमेंट अलग है, डायग्नोसिस अलग है डियर स्टूडेंट। डायग्नोसिस में पता लगाना कहां पर कैंसर है, ये पता लगाना है। पहला बात करें तो वो डायग्नोसिस, हम पहला मेथड होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है बायोप्सी मेथड होता है। ध्यान से देखेंगे, बायोप्सी मेथड जो होता है, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, कैंसर का पता लगा सकते हैं। यानी कि जो बायोप्सी मेथड होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी इसमें की जाती है। ध्यान से देखेंगे क्या किया जाता है इसमें, इसमें क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट, हिस्टोपैथोलॉजिकल, ध्यान देना, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करी जाती है। ध्यान से देखना, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करने का मीन्स ये है कि सपोज करो यहाँ पर ये स्किन का कोई पार्ट है ना, यहाँ पर ये ट्यूमर बन रहा था। अब यहाँ पर जो ट्यूमर बन रहा था, स्किन का कोई पार्ट था, ट्यूमर बन रहा था, तो हम करते क्या है कि इस
इस ट्यूमर सेल को यहाँ से काटते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब इसको यहाँ से काट लेते हैं। काटने के बाद इसको हम लैब में लेके जाते हैं, ध्यान देना, लैबोरेटरी में लेके जाएंगे और लैब में ले जाने के बाद माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखेंगे। किसकी सहायता से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। और माइक्रोस्कोप की सहायता से क्या देखेंगे हम, ध्यान से देखना। यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप के बहुत सारे टाइप हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। तो अब इसमें देखेंगे जो कैंसरस सेल है किस तरीके से हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन सेल है, यहाँ पर देख पा रहे नॉर्मल ह्यूमन सेल, और यहाँ पर कुछ सेल का जो सेल साइज होगा वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड फॉर्म में नजर आएगा, मतलब कि थोड़ा सा छोटा साइज नजर आएगा, थोड़ा सा अलग नजर आएगा। तो वहीं से हम पकड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो, अलग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पर अलग स्ट्रक्चर, यहाँ पर अलग स्ट्रक्चर। तो इसे तुरंत डॉक्टर डायग्नोज कर लेते हैं, जो भी लैब टेक्नीशियन होते हैं तुरंत पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये सेल का शेप साइज इरेगुलर है, जिससे यहाँ पर इसमें क्या है, कैंसर है। क्या है? कैंसर है। भाई इसको एक बार फिर समझना। भाई बायोप्सी में क्या किया, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करी जा रही है। सपोज करो जहां से कैंसर था उसको हमने स्किन का पार्ट ही काट लिया। तो माउथ में कैंसर था तो माउथ का पार्ट हमने काटा, अंदर से इसका चमड़ा काट करके बाहर निकाला। समझ लो, स्किन का पार्ट बाहर, एकदम पूरा नहीं काटेंगे, थोड़ा सा पार्ट कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कटिंग जैसे कर ले रहे हैं तो इसमें हम इसको हम बारीक सेक्शन काटने के बाद माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, जिससे हमको दिखाई दे दिया किस तरीके से सेल का शेप साइज इरेगुलर है। तो इससे भी पता लगा सकते हैं बायोप्सी मेथड से, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी जिसको कहा जा रहा है, जिसके जरिए हम पता लगा लें कि आखिर कैंसर है कि नहीं है। देखे तो ये बहुत मतलब कि रेयर केस में, मतलब उतना अच्छा मेथड ये माना भी नहीं जाता, लेकिन एक नॉर्मली समझ सकते हैं इससे। इसका डायग्नोसिस करने का एक बहुत ही नेक्स्ट जो मेथड होता है, अलग मेथड बात करें जो होता है, रेडियोग्राफी मेथड होता है। ध्यान से देखना, नेक्स्ट मेथड क्या है, रेडियोग्राफी विधि होती है, रेडियोग्राफी मेथड। ध्यान से देखना, रेडियोग्राफी मेथड्स, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, रेडियोग्राफी मेथड्स के माध्यम से कैसे कैंसर को हम डायग्नोज करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली एक्सरे को क्या करते हैं, पास कराते हैं। ध्यान देना, एक्सरेज के माध्यम से पता करते हैं। और जो ये एक्सरेज होती है ये 2 डायमेंशनल होती है। ध्यान देना, जो एक्सरे होती है ये 2 डायमेंशनल एक्सरे होती है, जिसके माध्यम से यहाँ पर रेडियोग्राफी के जरिए रेडिएशन पास आउट करते हैं। जिस पार्ट में कैंसर उत्पन्न होगा, जिस पार्ट में कैंसर का इन्फेक्शन जो होगा हो रहा होगा, वहां पर रेडियोग्राफी मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपका बेसिकली 2 डायमेंशनल एक्सरे होती है। इससे भी हम पता कर सकते हैं। ये भी उतना अच्छा मेथड हम कह नहीं सकते कि इससे हम डायग्नोज उतना बढ़िया से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड होता है डायग्नोज करने का, वो जो होता है, यानी कि नंबर सेकंड मेथड, देन बात करें नंबर थर्ड मेथड, यानी कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होता है, सीटी स्कैन मेथड होता है। ध्यान से देखना, क्या होता है, सीटी स्कैन मेथड। नेक्स्ट जो है इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, सीटी स्कैन में क्या करते हैं, बेसिकली जो सीटी स्कैन मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, एक्सरे जो होते हैं पास कराते हैं इसमें भी। और इसमें जो एक्सरे पास कराते हैं, ध्यान से देखना, वो कैसी एक्सरे होती है, 3 डायमेंशनल एक्सरे होती है। ध्यान देना, 3D एक्सरे, जिसको 3 डायमेंशनल एक्सरे कह सकते हैं। सीटी स्कैन की जो बात करते हैं, इसमें एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है इस तरीके से ना, जैसे कोई व्यक्ति है, इनको सपोज करो कैंसर हुआ है, हाँ ना, अब इनको कैंसर का डायग्नोसिस कराना है तो इनको लिटा देंगे, और लिटाने के बाद एक मशीन होगा जो इस तरीके से इसका ओपनिंग होगा, इसके अंदर की तरफ ले जाया जाएगा और यहाँ से बहुत सारा एक्सरे मारा जाएगा इनके ऊपर ना, जिससे ये डायग्नोज हो पाएगा कि आखिर कैंसर है कहाँ पर, बॉडी के किस पार्ट में है, अच्छे से चीजें पता चल पाएंगी सीटी स्कैन की प्रक्रिया के दौरान। यानी कि बेसिकली इसमें जो एक्सरे है 3D एक्सरे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सीटी स्कैन के प्रोसेस के दौरान भी हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं।
नेक्स्ट मेथड डियर स्टूडेंट, जो कि काफी अच्छा मेथड माना जाता है सिटी स्कैन, सबसे बेस्ट मेथड जो है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर्थ, जिसके लिए यही इस्तेमाल ही होगा अधिकतर देखा जाए तो, जिसको कहा जाता है एमआरआई। हाँ या ना, आपने नाम सुना होगा। एमआरआई के द्वारा भी ये चीज पता कर लेते हैं आखिर कैंसर कहां पर है, कैसे है, जिसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हाँ या ना, इसको कहा जाता है दीज आर दी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन दैट्स आर एमआरआई। हाँ या ना, यानी कि इस प्रोसेस द्वारा क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की रे होती है, इससे पता कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि भाई कैंसर कहां पर है, कितनी मात्रा में है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, ये चीजें पता कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं एमआरआई प्रोसेस के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, हमने जाना क्या, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में हमने वो जाना कि आखिर कैंसर को किस तरीके से हम डायग्नोज करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे। सोचो, हमने बायोप्सी मेथड इस्तेमाल किया, हमने रेडियोग्राफी मेथड इस्तेमाल किया, हमने सीटी स्कैन करके पता लगा सकते हैं, हमने एमआरआई मेथड से पता कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है, दैट इज फॉर एमआरआई एंड सीटी स्कैन मेथड इज फॉर गुड मेथड। सबसे बेस्ट होता है आपका एमआरआई। हाँ, सबसे खर्चीला भी होता है और महंगा भी होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ये चीज पता कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे आखिर कैंसर कहाँ पर है, कैसे है, कितनी मात्रा में है, ठीक होने में कितना समय लगेगा, ये सब चीजों की जानकारी हम हासिल कर पाएंगे किसके प्रोसेस के द्वारा, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, जिसमें हमने बायोप्सी मेथड समझाया, हमने जाना कि किस तरीके से रेडियोग्राफी के द्वारा हम पता कर सकते हैं, सीटी स्कैन के द्वारा कैसे पता कर सकते हैं, हमने जाना कि किस तरीके से एमआरआई के द्वारा। तो हमने काफी डिफरेंट टाइप्स के मेथड के बारे में समझा कि कैसे हम आखिर डायग्नोसिस करते हैं कैंसर की बीमारी को। आई होप डियर स्टूडेंट आपको डायग्नोसिस ऑफ कैंसर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट इसके ट्रीटमेंट की। बहुत हुआ कैंसर कैंसर कैंसर, अब इसके इलाज की बात कर ले, जरा हम ट्रीटमेंट की बात कर ले, आखिर इसको कैसे ठीक किया जाएगा। बात करते हैं हम ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर, इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ध्यान से देखना। आखिर इसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा हम नहीं कर सकते कि इसका इलाज ही नहीं है। इलाज तो है, शुरुआती अवस्था में कैंसर को पूर्ण रूप से मतलब कि क्योरेबल किया जा सकता है, इसको ठीक करा जा सकता है शुरुआती अवस्था में। और आज टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब बहुत सारा कैंसर को ठीक करा जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो आने वाले समय में कैसा भी कैंसर हो उसका इलाज होगा। अभी भी साइंटिस्ट लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। बेसिकली आपको पता है हेला सेल के ऊपर बहुत सारी खोजें भी अभी भी हो रही है, तो जो इतना पुराना हो गया। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसमें जो पहला ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, वो किसके द्वारा होता है, सर्जरी विधि द्वारा होता है। ध्यान से देखना, पहला मेथड होता है दैट इज दी सर्जरी मेथड्स के द्वारा क्या करते हैं, कैंसर को हम ठीक कर रहे होते हैं। अब आपको पता है सर्जरी मेथड में क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, हम ये पता लगा लेंगे डायग्नोसिस करके कि आखिर भाई ट्यूमर सेल कहां पर बन रहा है। हमने बायोप्सी मेथड के माध्यम से, सीटी स्कैन के माध्यम से, एमआरआई मेथड के माध्यम से, रेडियोग्राफी मेथड के माध्यम से हम ये चीज पता कर पाएंगे आखिर कहां पर वो ट्यूमर सेल डेवलप हो रहा है। सपोज करो इस बॉडी के कहीं पार्ट में यहाँ पर आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये जो ट्यूमर सेल है यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर बेसिकली बात करें डेवलप हो रहा है। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर यहाँ डेवलप हुआ होगा शुरुआती अवस्था में, हम क्या कर सकते हैं, इसको सर्जरी के माध्यम से इसको यहाँ से कटिंग करके इसको हम बाहर निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इसको हम यहाँ से कटिंग करके, यानी कि कटिंग करके क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। कटिंग थ्रू बॉडी टू आउटवर्ड्स, यानी कि यहाँ से हम कटिंग कर सकते हैं। इसको कटिंग के माध्यम से, जिसको हम बेसिकली सर्जरी कहते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, सर्जरी करते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर ज्यादा जगह पे ट्यूमर हो गया है तो ये करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कहाँ कहाँ कटिंग करके, समझ पा रहे हैं आप? ये समझ सकते हैं कैसे कटिंग करके, कहाँ पर कटिंग करके निकालेंगे। तो शुरुआती अवस्था में सर्जरी ठीक मेथड माना जाता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड जो होता है आपका, वो क्या है, कीमोथेरेपी विधि होती है। नेक्स्ट क्या होता है, कीमोथेरेपी, हाँ या ना? अब ये कीमोथेरेपी क्या है, इसको हम जरा समझ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट यानी कि कीमोथेरेपी क्या होता है। अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो इसमें ड्रग विच यूज, इसमें कोई दवा होती है, कुछ ड्रग्स होती हैं, तो उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ड्रग विच यूज फॉर द फास्टर ग्रोइंग ऑफ कैंसर, दैट इज द रैपिड सेल डिवीजन, हाँ या ना? कहने का मतलब कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दवा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कीमोथेरेपी, यानी कि कीमोथेरेपी मतलब ऐसी दवा जो कैंसर को ठीक करे। और ये जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है, ये क्या करती है, जो रैपिड, बात करें रैपिड डिवीजन ऑफ सेल की जो ग्रोथ होती है उसको रोकती है, यानी कि रैपिड डिवीजन ना होने पाए, लगातार विभाजन ना करने पाए, उसके डिवीजन को क्या करती है, रोक देती है। ये जो ड्रग्स होती है आपकी कैंसरस सेल की ड्रग्स होती है, जिसमें वेनाब्लास्टम ड्रग्स सबसे अच्छा एग्जांपल आपका आता है। इसके अंतर्गत वेनाब्लास्टम एंड अनिस्टीन ड्रग्स, ध्यान देना, इस ड्रग्स का नाम लिख सकते हैं आप। वेना, वैसे जरूरी तो नहीं है लेकिन जान लेंगे। विनब्लास्ट ड्रग्स, इसके अंतर्गत आने वाली जो मेडिसिन होती हैं। नेक्स्ट अनिस्टाइन जिसको बोल सकते हैं, अनिस्टाइन ड्रग्स। ये जो ड्रग्स होती हैं, दवा जो होती हैं, ये कैंसर को क्योर करने के लिए होती है। कैरेंथस रोजियस से प्लांट से निकाला जाता है, ध्यान से देखना। ये जो विनाब्लास्ट है, जो ड्रग्स है, जो कि कैरेंथस रोजियस नामक प्लांट से क्या किया जाता है, निकाला जाता है, ध्यान देना। कैरेंथस रोजियस प्लांट से क्या करा जाता है, ये ड्रग्स निकाला जाता है। तो ना डिटेल में इंपॉर्टेंट नहीं है जानने का, आप जानते रहे थोड़ा बहुत। कुल मिलाकर कीमोथेरेपी जो है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे रैपिड डिवीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल को क्या करती है, रोकती है, इसको स्प्रेड करते हैं, ताकि स्प्रेड नहीं, कुल मिलाकर बात सकते हैं स्टॉप डाउन करती हैं, इसको रोक देते हैं, इसके डिवीजन को। कौन, कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है वो आपकी उसको क्या करेगी, डिवीजन को रोक देगी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट मेथड जो होता है ट्रीटमेंट का, रेडियो थेरेपी मेथड होता है। नेक्स्ट क्या है, रेडियो थेरेपी, हाँ या ना? अब रेडियो थेरेपी क्या होता है, इसमें जैसे आप समझ सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे ट्यूमर सेल डेवलप हो रही है इस तरीके से। अब ये जो ट्यूमर सेल्स डेवलप हो रही होती है, इनपे क्या किया जाता है, रेडिएशन पास आउट कराया जाता है। अब इस रेडिएशन में क्या होता है कि, समझ पा रहे हैं, जिससे क्या हो सकता है, कैंसर धीरे धीरे खत्म होने का चांस रहता है, जिससे कैंसर सेल डैमेज हो पाए। आपका क्या होती है, रेडियोथेरेपी। नेक्स्ट होती है इम्यूनोथेरेपी। नेक्स्ट क्या होता है, आप इसको समझ सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी, दैट इज द लास्ट थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं हम, इम्यूनोथेरेपी में क्या करते हैं आपको पता होगा, अल्फा इन्फेक्शन जैसे, मतलब कि इसमें समझ सकते हैं, इसमें इम्यून सिस्टम, खुद आपकी इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगी ना। मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कभी कभी क्या होता है, जो कैंसर जिनको हुआ रहता है, अगर वो मतलब वो भूखे रहते हैं, ध्यान देना, तो खाना नहीं खाते हैं एक दिन तक, तो जब भूखे रहने से क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे
सेल डेवलप होते हैं, कैसे कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम इस तरीके से खुद क्षमता डेवलप हो जाती है, ऐसी एंटीबॉडी कुल मिला के बात कर सकते हैं, डेवलप हो जाती है जो कैंसर सेल से लड़ सके, कुल मिलाकर के कैंसर को मार सके, उसके जीनोम को बेसिकली खत्म कर सके, जिसके लिए इम्यूनोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है। तभी कहा जाता है कि भूखा रहना भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। आपको पता होना चाहिए, इससे बहुत सारे जगहों पर ठीक किया जाता है कैंसर को इसी प्रोसेस के दौरान ना। बहुत सारे इसमें मेथड भी होता है। कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट, हमने जाना कि कैंसर को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। हमने पहला समझा सर्जरी के माध्यम से, नेक्स्ट समझा कीमोथेरेपी के माध्यम से, रेडियोथेरेपी के माध्यम से, इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। अब एक मेथड और होता है आपका जीन थेरेपी। जीन थेरेपी भी जो कि बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं, वो भी कैंसर की बीमारी को भी ठीक कहीं ना कहीं कर रहा होता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां जो होती है, जीन थेरेपी के माध्यम से भी हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट आपको कैंसर के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो डियर स्टूडेंट लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। हमने आपको बताया नहीं, ये जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये हमने आप ही के लिए परफॉर्म किया है। ऐसा समझ सकते हो, आपके लिए नया साल का एक तोहफा है, गिफ्ट है। हमने सोचा कि इस बार कुछ आपको अलग से लेक्चर प्रोवाइड करना है, कुछ अलग तरीके से। जैसे मार्कर से क्या होता था कि बोर्ड काफी छोटा था, तो छोटा बोर्ड होने की वजह से थोड़ा दिक्कत होता था डियर स्टूडेंट। दिक्कत इन द सेंस कि वहां पर चीजें पूरी नहीं आ पाती थी। और ये जो है काफी बड़ा बोर्ड है, आप इसको देख सकते हैं, काफी ज्यादा बड़ा। इससे क्या होगा, आपको लेक्चर फुल मिलेगा, इसमें चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। पूरा प्रयास रहेगा, पूरा कोशिश रहेगा डियर स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है, अगर आपको अच्छा लगा करे तो आप शेयर कर दिए करिए एक तो लोग, क्योंकि आपकी ये चीजें हो रही है डियर स्टूडेंट। एक तरीके से आप इसको नया साल का गिफ्ट समझ सकते हैं हमारी तरफ से। तो काफी दिन से लेक्चर ही नहीं आ रहा था, तो वहां पर कुछ डिले हो गया था डियर स्टूडेंट। हमने इसी बोर्ड के चक्कर में लगे थे, सोच रहे थे आपका बोर्ड तैयार हो जाए, जिससे आपका लेक्चर एक अच्छे वे में मिले। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको अच्छा लगा वीडियो। एंड अगर कोई डाउट रहा करे, कोई दिक्कत रहा करे, कोई सुझाव रहा करे, तो कमेंट करके पूछ लिया करो डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सभी को नए साल की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। वेलकम टू बायो क्लासेस की तरफ से, सब पूरे परिवार की तरफ से बात करें तो इतना ही कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट आज के लिए। Then thanks for watching videos, my dear students.